प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने डायमेंशंस पढ़ी थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी। आज वाली क्लास में भी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन मैं उसके एक एप्लीकेशन तो आपको बताया था और बाकी एप्लीकेशंस आपको आज बताऊंगा। हम लोगों ने फोर्स की डायमेंशन पढ़ी थी, तो एम एल टी माइनस 2 डायमेंशन पढ़ी थी। हमने प्रेशर की डायमेंशन पढ़ी थी, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 के बराबर पड़ी थी। याद आया? ये मैंने बोला था ये डायमेंशंस आपको याद करके रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी डायमेंशंस है। मैंने आपको ये पावर की डायमेंशन भी बताई थी, मैंने आपको वेलोसिटी की डायमेंशन भी बताई थी, मैंने आपको एंगल की डायमेंशन भी बताई थी जो डायमेंशनलेस होता है, मैंने आपको वर्क डन की डायमेंशन बताई थी। उसके अलावा और डायमेंशंस बता रहा हूं, जैसे एक टर्म होता है सरफेस टेंशन। एक टर्म होता है सरफेस टेंशन। लिक्विड वाले चैप्टर में इसे पढ़ेंगे। आज के लिए तो इतना याद रखो कि जो लिक्विड का सरफेस होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। जब लिक्विड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसी फोर्स होती है। इस फोर्स को हम लोग कौन सी फोर्स कहते हैं। वो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, एक इमेजिनरी लेंथ बना देते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो चीज होती है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होता है। एम एल टी माइनस 2 फोर्स की डायमेंशन हो गई। लेंथ की डायमेंशन एल हो गई, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और ये बनकर के हो गया एम टी माइनस 2 के बराबर हो गया। इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट आप इससे भी निकाल सकते हैं केजी पर सेकेंड स्क्वायर, या इससे भी निकाल सकते हैं न्यूटन पर मीटर। इसकी जो है सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। सरफेस टेंशन जब पढ़ोगे तो यूनिट अपने न्यूटन पर मीटर याद करनी है, केजी पर मीटर स्क्वायर याद करनी। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर के बराबर होती है। इसी लिक्विड चैप्टर के अंदर हम लोग सरफेस एनर्जी भी पढ़ेंगे। हम लोग सरफेस एनर्जी भी पढ़ेंगे। एनर्जी तो एनर्जी है, चाहे कोई सी भी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे लिक्विड के अंदर की एनर्जी हो। लिक्विड के अंदर की एनर्जी को हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। और इसकी जो डायमेंशन है वही वर्क की डायमेंशन कह लो या एनर्जी की डायमेंशन कह लो, एम एल 2 टी माइनस 2 के बराबर निकलेगी। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो जूल्स के बराबर होती है। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, याद कर लेना, और शायद आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। मैं तो बस आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें इसके बारे में बता रहा हूं, तो जस्ट इसलिए कि अगर नहीं याद करिए तो ये वाली भी आप याद कर लो। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, सरफेस एनर्जी की डायमेंशंस पूछना या डायमेंशनल फार्मूला पूछना, सरफेस टेंशन का पूछना। इसके अंदर लिक्विड के अंदर एक टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अक्सर एग्जाम में जो दो डायमेंशंस पूछी जाती है, एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की होती है जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2 के बराबर थी। दूसरी जो डायमेंशन मोस्ट कॉमनली डायमेंशन है जो एग्जाम में आती है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की होती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल क्या होता है वो नहीं लिख रहा अभी। इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है m l माइनस 1 t माइनस 1 के बराबर होती है। ये बेसिकली लिक्विड का चैप्टर है। जब लिक्विड का चैप्टर आएगा तब आप ऑटोमेटिकली इसे डिराइव कर लोगे, पर आज की डेट में तो आपको ये याद ही करना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है m l माइनस 1 t माइनस 1 के बराबर होता है। सॉलिड वाले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ोगे स्ट्रेस। फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशियो होता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन आज की डेट में जब डायमेंशंस पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। हमें बस इतना याद रखना है कि स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। फोर्स हो गई m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया किसके बराबर है, एल स्क्वायर के बराबर है। फोर्स भी पिछली क्लास में पढ़ा था, एरिया भी पिछली क्लास में पढ़ा था, और ये हो गया m l माइनस 1 t माइनस, भूल रहे हो तो मेरा पुराना वीडियो दोबारा देख लो और फिर उसके बाद ये वाला पढ़ना। m l माइनस 1 t माइनस 2 स्ट्रेस की डायमेंशन है। प्रेशर की भी यही थी, तो प्रेशर और स्ट्रेस की एक ही डायमेंशन निकल करके आती है।
इसकी जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट मैंने जानबूझ करके नहीं लिखी है, वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब उसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे। अभी आपको डायमेंशन वाले चैप्टर में इसकी यूनिट कोई नहीं पूछने वाला। वैसे मेरे ख्याल से किसी की भी नहीं पूछने वाला, डायमेंशन ही पूछेंगे। यूनिट तो मैं किसी किसी की लिख रहा हूं, किसी किसी की नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी इस स्टेज पर आपको यूनिट की जरूरत नहीं है। स्ट्रेन होता है, इसी लिक्विड वाले चैप्टर के अंदर एक स्ट्रेन आएगा और वो होगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा। किसी में ज्यादा आएगा, किसी में कम आएगा। जिसके अंदर चेंज ज्यादा आएगा ओरिजिनल के कंपैरिजन में, उसका स्ट्रेन ज्यादा होगा। अदरवाइज स्ट्रेन की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है। चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया डेल्टा एल, का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर दिए। ट्रायंगल बना हुआ है और आगे मैंने एल लिखा हुआ है। डेल्टा एल जो है L2 माइनस L1 के बराबर है। इसी को लिखा हुआ है डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो इक्वल टू क्या आएगा? लेंथ आएगा। तो डेल्टा एल की डायमेंशन क्या होगी? एल होगी, और एल की तो एल रहनी है कैपिटल में, और ये डायमेंशन लेस निकल करके आता है। एक आपने एंगल पढ़ा था, डायमेंशन लेस निकला था। एक आपने स्ट्रेन पढ़ा, डायमेंशन लेस निकल करके आया। स्ट्रेन वेरिएबल क्वांटिटी है। रबर का स्ट्रेन अलग होगा, स्टील का स्ट्रेन अलग होगा, कॉपर का स्ट्रेन अलग होगा, लेकिन डायमेंशन लेस है। एंगल भी वेरिएबल था पर उसकी डायमेंशन नहीं निकल रही थी। स्ट्रेन भी वेरिएबल है और उसकी डायमेंशंस नहीं निकल रही। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। जो डायमेंशन लेस है वो यूनिट लेस भी निकलेगी, कोई यूनिट भी नहीं है उसकी। स्ट्रेन में मीटर मीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो कोई यूनिट निकलनी नहीं है, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है। इसके बाद टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट की जगह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं बेटा, सॉलिड्स वाले चैप्टर में ही पढ़ोगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा होता है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख नहीं रहा। इन तीनों की जो डायमेंशन होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो आता है। अब स्ट्रेस की डायमेंशन मालूम है, स्ट्रेन की डायमेंशन मालूम है। स्ट्रेन की डायमेंशन है ही नहीं है, तो ओवरऑल दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो किसकी डायमेंशन आ जाएगी? स्ट्रेस की डायमेंशन आ जाएगी ml2 ml-1 t-2, और इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही निकल करके आएगी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी वर्ड आ रहा है, तो ये डायमेंशन है। चाहे वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। तो हर केस में डायमेंशन एक ही निकलने वाली है, और वो है ml-1 t-2 के बराबर। कुछ और डायमेंशंस बता रहा हूं। एंगल की मैं बता चुका, एंगल थीटा होता है जो रेडियन में लेना होता है, और वो डायमेंशन लेस होता है, वो पिछली क्लास में बताया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये मैं मिटा देता हूं, आप रिवाइंड करके या पॉज करके अपनी कॉपी में नोट्स के तौर पे इसे लिख लेना।
इसके बाद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बराबर होता है। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है, यहां से उसने स्टार्ट किया और कुछ टाइम के बाद यहां पर पहुंच गई, सर्कुलर मोशन में जाते हो, तो सेंटर के अबाउट जो उसने एंगल सबटेंड किया, कितना एंगल सबटेंड किया, यहां से लेकर के यहां तक उसने एंगल सबटेंड किया, इस एंगल को रेडियन में लिखना है। इसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सर्कुलर मोशन जो कि लॉज ऑफ मोशन में आएगा, काइनेमेटिक्स में भी, काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में भी आ सकता है, लॉज ऑफ मोशन में भी आ सकता है। सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसकी यूनिट रेडियन होती है। और आपको पता है ये किसके बराबर होता है, L अपॉन R के बराबर होता है। वही एंगल जो पिछली क्लास में बताया था, उसको सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये डायमेंशन लेस निकल करके आता है, M0, L0, T0, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये W जैसा है पर बिल्कुल W नहीं है, देखो मैंने इसकी शेप कैसी बनाई है, इसे ओमेगा बोलते हैं बेटा, इसे ओमेगा बोलते हैं। ध्यान रखना, शायद ये टर्म आपके पास पहली बार आ रहा है इस 11th में, इसलिए मैंने बताया। W होता तो मैं W को तो सीधा बनाता ना, लेकिन ये W नहीं है, मैंने इसको थोड़ा सा कर्व्ड जैसा बनाया हुआ है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी होती है सर्कुलर मोशन का ही टॉपिक है, कितना एंगल उतने कितने टाइम में कवर किया। जैसे इसने यहां से A से B T टाइम में गया है, तो यहां पर होगा थीटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर है। तो इसकी डायमेंशन थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं है, और डिवाइडेड बाय टाइम है तो हो जाएगा M0 L0 T माइनस 1, इसकी डायमेंशंस निकल करके आ रही है। इसी तरह वर्ड होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा, ये वाला सिंबल अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जिसे ओमेगा टी 2 माइनस ओमेगा 1 कहेंगे, और डिवाइडेड बाय टाइम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ओमेगा 1 में से ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 माइनस करोगे तो डायमेंशन किसकी आएगी, ओमेगा की तो आएगी। लाइक क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसकी डायमेंशन होगी t माइनस 1, और डिवाइडेड बाय फिर से t किया तो ये आ गया t माइनस 2 के बराबर। आप M0 L0 T माइनस 2 भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ही तो बोल रहा हूं। आप चाहो तो t की पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। ये कुछ टर्म्स है जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थे, रोटेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड थे। और उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। एंगुलर मोमेंटम कोई पूछता आपसे, एंगुलर, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे वर्ड रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, सारी बुक्स में कैपिटल L से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी आप सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होता है। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या थी, m l t माइनस 1, ये लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन थी, पिछली क्लास में बताया था। इनटू डिस्टेंस कर दोगे तो l आ जाएगा, विच इज इक्वल टू m l2 t माइनस 1, ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है। इसकी जो यूनिट आती है वो आती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर आती है। ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट आती है पर सेकेंड स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट आती है पर सेकेंड के बराबर। ये इसकी कोई यूनिट आती नहीं है। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम के बाद वेवलेंथ,
वाले चैप्टर में वेवलेंथ पढ़ा है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ मतलब लेंथ, और लेंथ की क्या होगी, सिर्फ डायमेंशन एल के बराबर आएगी। अगर मैं आपसे वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं तो आप लिखोगे m0 l और t0 लिखोगे। अभी मैं डायमेंशन बोल रहा हूं तो डायमेंशन में l से काम हमारा चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को आपने पता नहीं किस सिंबल से याद किया हुआ है। अब की बार हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो न्यू यूज करेंगे। न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू नहीं, नया वाला नहीं, न्यू बोलते हैं इसे, NU करके। V जैसा है, थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, देखना मैंने कैसे टेढ़ा सा बनाया, V नहीं लगा, ये न्यू है। इस फ्रीक्वेंसी के सिंबल को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहो तो इसे N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में N से भी रिप्रेजेंट, ना सॉरी N नहीं, F से भी रिप्रेजेंट किया हुआ, आपकी मर्जी है। पर कॉमनली जो 11th क्लास की बुक्स में दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का सिंबल वो न्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ। फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है। 1 अपॉन टाइम पीरियड का मतलब 1 अपॉन कैपिटल T हो गया। 1 अपॉन कैपिटल T का मतलब T की पावर -1 है। फ्रीक्वेंसी का भी वही डायमेंशन निकल करके आई है जो एंगुलर वेलोसिटी की आई थी, t-1 के बराबर। कोई बात नहीं, वो टर्म अलग अलग है, डायमेंशन सेम आ सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद अगला है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। उसके बाद एनर्जी एस्केप वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशंस होगी। इसके बाद रेट ऑफ फ्लो एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, रेट ऑफ फ्लो लिक्विड वाले चैप्टर में आएगा। ये होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब मुझे वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। वॉल्यूम की क्या होती है L क्यूब, और टाइम की क्या होती है T, और ये हो गया L क्यूब T-1। ये रेट ऑफ फ्लो की निकली, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर आती है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट आती है वो पर सेकेंड निकल के आती है। वेवलेंथ की जो डायमेंशन निकल के वो यूनिट निकल के आती है वो मीटर निकल करके आती है। रेट ऑफ फ्लो हो गया। एक टर्म होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, पढ़ोगे बाद में, थोड़ा सा शायद आपने पढ़ा भी होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट, जो एनर्जी आती है रेडिएशन से वो फोटोन की फॉर्म में होती है, और एक फोटोन जो पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहलाता है, उसकी जो एनर्जी आती है वो h इंटू न्यू के बराबर होता है। वेयर h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, न्यू तो फ्रीक्वेंसी है। ये एक फोटोन जो रेडिएशन आती है वो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी कैरी करके लेके आती है, और एक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू h इंटू न्यू के बराबर हो गया। यहां से प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे h से रिप्रेजेंट करते हैं, E अपॉन फ्रीक्वेंसी हो गया। E मतलब एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी हो गया। एनर्जी की डायमेंशन है mL2T-2 करा था, एनर्जी का वर्क डन की डायमेंशन सब एक ही थी, और डिवाइडेड बाय T-1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1 आई थी। ये T-1 ऊपर जाकर के +1 हो जाएगा, और ये रह जाएगा mL2T-1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आती है। इसकी जो यूनिट होती है वो जूल्स सेकेंड के बराबर आती है। जूल्स एनर्जी की होगी, पर सेकेंड इसकी होगी, पर सेकेंड ऊपर जा करके सेकेंड बना देगा, तो ये जूल्स सेकेंड, इसकी यूनिट निकल करके आती है। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है mL2T-1 के बराबर है। एक दो डायमेंशंस और बता रहा हूं, फिर एप्लीकेशंस इसकी बताने जा रहा हूं। एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं, और ये होगा मास डिवाइडेड बाय लेंथ के बराबर आएगा। मास डिवाइडेड बाय लेंथ के बराबर आएगा। मास डिवाइडेड बाय लेंथ का मतलब हो गया मास कैपिटल M हो गया, लेंथ L, तो
तो इज इक्वल टू होगा ml-1 इसकी डायमेंशन निकल के आएगी। यूनिट आएगा SI यूनिट केजी पर मीटर के बराबर। ठीक है, और डायमेंशंस अगली क्लास में बताऊंगा। अगर बची कुची जो थोड़ी सी है उसके बारे में अगली क्लास में बताऊंगा। बाकी आपने सब याद करना है। मैंने 12th वाली डायमेंशंस अभी नहीं बताई है। जिसके स्कूल में 12th वाली डायमेंशंस आ रही होगी उसके लिए मैं एक जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी आधा घंटा क्लास लेकर के उनको याद करवा दूंगा वो डायमेंशंस भी। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। पिछली बार हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें एक्यूरेसी चेक करना मैंने आपको बताया था। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आती है तो इसका मतलब हो गया कि वो फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर नहीं आती है तो जो है उसे इनकरेक्ट बोल देते हैं। वो पिछली बार हमने बोला था। आज हम लोग एक और एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हो, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। एमकेएस मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। लेंथ हम लोग मीटर में लेंगे, मास हम लोग केजी में लेंगे, टाइम हम लोग सेकेंड में लेंगे। सीजीएस सिस्टम होता है लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे, मास हम लोग ग्राम्स में लेंगे, टाइम हम लोग सेकेंड में लेंगे। ये दो कॉमनली यूज्ड सिस्टम होते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो अपना कोई सिस्टम ऑफ यूनिट भी बना सकता है। उसमें कह सकते हैं 1 यूनिट लेंथ जो है आप जो है 10 मीटर लो, 1 यूनिट मास आप जो है 100 ग्राम लो, 1 यूनिट टाइम आप 1 मिनट लो। तो उसमें भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। पहले एमकेएस टू सीजीएस या सीजीएस टू एमकेएस तो कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन का फॉर्मूला लगेगा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 लगेगा। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट जो गिवन है और जो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो आपको निकालना है उसके अंदर वैल्यू निकालेंगे N2 की वैल्यू। U1 और U2 तो डायमेंशंस लिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप एमकेएस में 1 मीटर लेंथ देखते हो तो इतनी आएगी और सीजीएस में देखोगे तो भी मैग्नीट्यूड 1 मीटर का यानी 100 सेंटीमीटर का इसी के बराबर आएगा। अगर मैं 1 मीटर की बात करता हूं तो 1 मीटर लेंथ एमकेएस में इतनी आएगी और सीजीएस में भी 1 मीटर लेंथ इतनी ही निकल करके आएगी। उसको 1 मीटर की जगह वर्ड 100 सेंटीमीटर बोल देंगे। तो मैग्नीट्यूड जो है सेम होता है, इसीलिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 किया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं। इस एमकेएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन के बराबर होती है। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या आती है? सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट आती है डाइन्स आती है, DYNES। आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे इतने डाइन्स की फोर्स लग रही है, तब आप सोचोगे डाइन कहां से है? डाइन फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है। जैसे लेंथ की एमकेएस सिस्टम में मीटर होती है, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होती है, वैसे ही यहां पर फोर्स की एमकेएस सिस्टम में न्यूटन होती है और सीजीएस सिस्टम में डाइन्स होती है। एनर्जी की तो फोर्स की निकाली है, एनर्जी की एमकेएस सिस्टम में जूल्स होती है। आपने पढ़ा होगा इतने जूल का वर्क डन या इतने जूल की एनर्जी की जूल्स होती है और सीजीएस सिस्टम में वो अर्ग्स के बराबर होती है, ERGS अर्ग्स के बराबर होती है। ठीक है, मैं जानबूझ करके इसलिए डाइन्स और अर्ग्स पे जोर दे रहा हूं कि आपने ये वाली यूनिट पहली बार पढ़ी है। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो आएगा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स है। अब पता नहीं 1 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होता है। 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, वो तो मेरे को वैसे ही पता है। लेकिन 1 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होता है वो मुझे कैलकुलेट करना है।
पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि आप कन्वर्ट किसे करने जा रहे हो। लेंथ को कन्वर्ट करने जा रहे हो, फोर्स को कन्वर्ट करने जा रहे हो, एनर्जी को कन्वर्ट करने जा रहे हो, प्रेशर को कन्वर्ट करने जा रहे हो, किसको कन्वर्ट कर रहे हो ये आपको मालूम होना चाहिए। मुझे यहां पर यूनिट से देख करके एक यूनिट से पता लगा कि हम फोर्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं और फोर्स की डायमेंशंस लिखी ml2, फोर्स की डायमेंशन ml(t-2) के बराबर लिखी। कन्वर्ट 1 न्यूटन मतलब फोर्स को कन्वर्ट करना है। फिर लिखेंगे we know that n1 u1 is equal to n2 n1 कितना दे रखा, कितने न्यूटन को कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो n1 की जगह 1 लिख देंगे, u1 की जगह m1 l1 t1 की पावर -2 लिख देंगे। n2 की वैल्यू मुझे निकालनी है और u2 की वैल्यू होगी m2 l2 t2 की पावर -2 के बराबर होगी। 2 वाले के साथ 2 लगा दिया, 1 वाले के साथ 1 लगा दिया। 1 यूनिट मास 1 kg होता है, m के सिस्टम है ना न्यूटन। 1 यूनिट लेंथ 1 मीटर के बराबर होता है। 1 यूनिट टाइम 1 सेकेंड के बराबर होता है। यहां पर सीजीएस में कन्वर्ट करना है क्योंकि बोला गया सीजीएस में, तो सीजीएस के हिसाब से लिखूंगा। 1 यूनिट मास 1 ग्राम के बराबर होता है। 1 यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मिनट टाइम इसमें भी 1 सेकेंड होता है। और यहां से फॉर्मूले से पता लगा n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2 के बराबर है। n1 की जगह तो 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको जो है m1 बाई m2 लिखा। पावर कितनी है दोनों की मिलाकर के 1। l1 बाई l2 लिखा, मिलाकर के पावर कितनी है 1, और t1 बाई t2 और मिलाकर के पावर -2। 1 तो 1 ही रहेगा। ये 1 यूनिट मास कितना है, एमकेएस सिस्टम है। पहला वाला 1 वाला कौन सा, एमकेएस सिस्टम, जिसको हमें गिवन था। तो 1 kg 1 यूनिट मास होता है। 1 यूनिट लेंथ 1 मीटर के बराबर हो गया। सॉरी 1 यूनिट मास 1 ग्राम के बराबर हो गया। इधर 1 यूनिट लेंथ 1 मीटर के बराबर है। 1 यूनिट लेंथ सीजीएस सिस्टम में 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 सेकेंड और उसमें भी 1 सेकेंड है, पावर -2 के बराबर है। 1 kg को 1 ग्राम से डिवाइड करोगे तो ग्राम में लिख दो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 1000 बचा, इनटू 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और ये 100 हो गया। 1 सेकेंड को 1 सेकेंड से डिवाइड करेंगे और ऊपर पावर -2 है तो 1 सेकेंड कट जाएगा। 1 के ऊपर पावर -2 इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 आ गया। तो n2 कितना लिख रहा है, 10 टू द पावर, देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। आज के बाद याद भी रखना है इस चीज को, आज के बाद इसे याद भी रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपके पास। न्यूमेरिकल्स में डाइन में दिया होगा तो न्यूटन में कई बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स वाला पोर्शन जब स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स, वहां जरूरत पड़ेगी, लॉज ऑफ मोशन में जरूरत पड़ेगी। डायमेंशन में तो आपको यहां पर पता होगा कि कैसे कन्वर्ट करना और इस मेथड से कन्वर्ट करना है। हालांकि इसको मैं यूनिट्स की हेल्प से भी कन्वर्ट कर सकता था, एनसीईआरटी की बुक में 1-2 जगह यूनिट से भी कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन डायमेंशन वाले चैप्टर में नहीं करना। आपको पता है कि फोर्स की एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, डायमेंशन से देख के बताओ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मुझे कन्वर्ट करना। बेसिकली 1 न्यूटन दे रखा, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 1 न्यूटन दे रखा है। मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूं। 1 केजी की जगह क्या लिखा, 1000 ग्राम हो गया तो केजी को चेंज कर दिया। 1 मीटर को न्यूमरेटर नहीं है तो 100 सेंटीमीटर में लिख दिया, और सेकेंड स्क्वायर तो एज इट इज है, अपॉन में तो उसमें तो कोई करना नहीं, 1 का स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन
और ये इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर। आगे फिजिक्स में हम लोग ऐसी यूनिट से कन्वर्ट कर लिया करेंगे, पर डायमेंशन वाले में एक प्रॉपर 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही वाला मेथड यूज करना है। समझ में आया? मैं आगे बढ़ता हूं। 1 न्यूटन को डाइंस में कन्वर्ट कर लिया। याद रखना 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइंस के बराबर होता है। और 2-3 क्वेश्चंस इसके करेंगे। कन्वर्ट 1 जूल्स इनटू अर्ग्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ओ, क्या चीज कन्वर्ट करनी है? कन्वर्ट क्या करना है? फोर्स नहीं। जूल्स किसकी एनर्जी होती है? जूल्स एनर्जी की यूनिट होती है, तो मेरे को एनर्जी को कन्वर्ट करना है। और मेरे को अपनी जनरल नॉलेज से पता है ये जो 1 जूल होता है एमके सिस्टम में होता है, और ये जो अर्ग्स होता है वो सीजीएस सिस्टम में होता है। अगर सीजीएस में ना कन्वर्ट करता तो आपको बताता कि नए सिस्टम के अंदर 1 यूनिट मास इतना है, 1 यूनिट लेंथ इतनी है, 1 यूनिट टाइम इतना है। नहीं है, अर्ग्स लिख दिया तो मतलब हमें अपने आप में पता है कि ये सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे मालूम है एनर्जी की यूनिट सीजीएस में अर्ग्स होती है। पहले तो एनर्जी की डायमेंशन लिखी, ml2 t-2 के बराबर। n1 कितना है? और यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 के बराबर है। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 के बराबर है। n1 कितना गिवन है? n1 1 दे रखा आपसे। 100 जूल भी कन्वर्ट करने के लिए दिया जा सकता है, फिर n1 की जगह क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। अभी 1 जूल को कन्वर्ट करने के लिए दिया है तो n1 की जगह 1 लिखेंगे। u1 हो गया m1 l1 की पावर 2 t1 की पावर -2 है। n2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और u2 की वैल्यू m2 l2 का स्क्वायर t2 की पावर -2 का स्क्वायर। Therefore n2 कितना हो जाएगा? n1 u1 by u2। n1 की जगह तो 1 लिखा, ये u1 by u2 को डिवाइड किया तो m1 by m2 1 हो गया, l1 by l2 की पावर -2 1 हो गया, t1 by t2 की पावर -2, ये l1 by l2 के ऊपर पावर 2 थी, t1 by t2 के ऊपर पावर -2 थी। एमके सिस्टम 1 वाला है, सीजीएस सिस्टम 2 वाला है। एमके सिस्टम में 1 यूनिट मास कितना होता है? 1 केजी के बराबर। सीजीएस सिस्टम में 1 यूनिट मास कितना होता है? 1 ग्राम के बराबर। यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है। 1 यूनिट मास किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर। 1 यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर के बराबर, और उसके ऊपर स्क्वायर। इसमें भी 1 सेकेंड होता है और इसमें भी 1 सेकेंड होता है, और पावर -2 लगी हुई है। 1 केजी को 1 ग्राम से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1000 इंटू 1 लीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे और उसका स्क्वायर है, तो ब्रैकेट के अंदर तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा। 1000 और 1 सेकेंड का तो 1 ही रह जाएगा, तो इंटू 1, और ये हो गया 10 टू द पावर 3 और 4 मिलकर के 10 टू द पावर 7। तो देयरफॉर जो हमें क्वेश्चन दे रखा था 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स के बराबर दे रखा था। आया समझ में बेटा? आया समझ में बच्चों? आपको रिवाइंड करके देख सकते हो आप दोबारा। कुछ क्वेश्चंस है जो आप रेफरेंस बुक से या एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। हालांकि मुझे अभी इसके स्टाइल के क्वेश्चंस और बताने हैं। जैसे मैं अब आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल भी कराऊंगा। मेरा स्पेक्स कहां है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द पावर ऑफ 1 मेगावाट ऑन ए सिस्टम whose fundamental units are 10 kg, 1 decimeter and 1 minute.
कन्वर्जन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन है। किसको कन्वर्ट करना है? 1 मेगावाट। मेगा का मतलब कितना होता है? मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 होता है। किलो का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 3 होता है। तो ये मेगा जो है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से नहीं। 1 मेगावाट। एम के सिस्टम में पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, मेगावाट तो नहीं होती। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं। 1 मेगावाट मतलब मुझे गिवन है 10 टू द पावर 6 वॉट। इस पावर को कन्वर्ट करना है। तो अभी तो लिखा हुआ है कि पावर को कन्वर्ट करना है, तो किसकी डायमेंशंस लिखनी है? मुझे पावर की डायमेंशंस लिखनी है, ठीक है ना। पावर की डायमेंशन मैंने बताई हुई है। पावर की डायमेंशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ml2t-2 डिवाइडेड बाय टाइम है। ml2t-3 होती है। आप अपनी पुरानी कॉपी में जहां नोट्स बना रखे हैं पिछली क्लास को देख लो, या आज वाली क्लास में भी शायद मैंने लिखा था ml2t-3 के बराबर होता है, ठीक है। नहीं, आज मैंने प्रेशर लिखा था, पावर नहीं लिखा था। इसको कन्वर्ट करना ऑन ए सिस्टम, कन्वर्ट पावर ऑफ 1 मेगावाट into a system, into a new system भी कह सकते हैं। न्यू सिस्टम है whose fundamental units are, whose fundamental units are, कौन कौन सी दे रखी है? एक तो दे रखी है फंडामेंटल यूनिट 10 kg, मतलब इसके अंदर 1 यूनिट मास 10 kg के बराबर आएगा। 1 डेसीमीटर मतलब इसकी 1 यूनिट लेंथ जो है 1 डेसीमीटर के बराबर है। 1 डेसीमीटर मतलब 0.1 मीटर के बराबर है 1 डेसीमीटर। उसके बाद 1 यूनिट टाइम 1 मिनट के बराबर है। इसका तो अपना ही सिस्टम है, ना ये एमकेएस है, ना सीजीएस है, ना कोई और है। ये कन्वर्ट करने के लिए दे रहा है जिसके अंदर 1 यूनिट मास 10 केजी दिया हुआ है, 1 यूनिट लेंथ 1 डेसीमीटर ले रखी है, 1 यूनिट टाइम 1 मीटर। ऐसे सिस्टम के अंदर 1 मेगावाट किसके बराबर आएगा? कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसका अपना सिस्टम है तो पावर की इसकी यूनिट भी अपनी होगी। हम तो पावर के आगे लिख देंगे न्यू यूनिट ऑफ पावर, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर पावर की क्या यूनिट है वो ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। इसका अपना बनाया हुआ सिस्टम है। तो इसकी ऐसे सिस्टम तो मैं कोई भी बना दूं, 10 केजी की जगह 100 लिख दूं, इसकी जगह मैं 1 सेंटीमीटर लिख दूं, 1 आवर लिख दूं, तो इस तरह के तो इनफाइनाइट क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यूनिट आप जो लिखोगे वो लास्ट में फिर से बताता हूं कि न्यू पावर क्यों लिखेंगे। पहले तो पावर को कन्वर्ट करना है। पावर हो गया ml2t-3 के बराबर, ठीक है। इसके बाद यूजिंग n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 के बराबर है। n1 की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? 10 टू द पावर 6। मैंने 10 टू द पावर 6 में क्यों चेंज किया? मैंने असल में एमकेएस में चेंज किया, और एमकेएस में मुझे मालूम है 1 यूनिट लेंथ 1 मीटर होती है, 1 यूनिट टाइम 1 सेंटीमीटर होती है, 1 यूनिट टाइम 1 सेकंड होता है। इसलिए मैंने मेगावाट को वॉट में चेंज कर दिया। अब मेरे को वॉट को कन्वर्ट करना है। कितने वॉट है? 10 टू द पावर 6 वॉट है। तो n1 की वैल्यू 10 टू द पावर 6 हो गई। u1 की जगह लिखा m1 l1 की पावर 2 t1 की पावर -3 है। n2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और u2 की वैल्यू मुझे दे रखी है m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर -3 दे रखी है। यहां से पता लगता है n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाई u2 आएगा। n1 की जगह तो लिखा 10 टू द पावर 6, यहां पर लिखा m1 अपॉन m2 एक लिखा, l1 अपॉन l2 की पावर 2 लिखा, और ये t1 बाई t2 की पावर -3 एक लिखा, इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 6 m1 बाई m2। m1 m के सिस्टम था जो मैंने पहले लिखा, जो मैंने गिवन था। कन्वर्ट करने वाला m2 वाला है। m1 कितना है? उसमें 1 यूनिट मास 1 kg, क्योंकि m सिस्टम है। लेकिन मुझे जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसमें 1 यूनिट मास कितना है? उसमें 1 यूनिट मास 10 kg के बराबर है। ये एक हो गया।
L1 एम के सिस्टम में 1 यूनिट लेंथ कितनी होती है 1 मीटर के बराबर, और इसके अंदर 1 डेसीमीटर दे रखी है। 1 डेसीमीटर का मतलब जो नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है 2 में 0.1 मीटर दे रखी है, मैंने यहां पर लिख दी। T1 एम के सिस्टम में तो T1 1 सेकेंड होता है, पर इसने जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है वो मिनट में दे रखा, तो यहां पर 1 मिनट दे दिया। आप चाहो तो यहां पे 1 डेसीमीटर लिखो, बाद में कन्वर्ट कर देना। ये हो गया 10 टू द पावर 6, केजी कैंसिल हो गया तो 1/10 रह गया। ये वाला मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो 10 रह जाएगा, इनटू ये पावर -3 थी बेटा, ये हो गया 1 अपॉन, क्योंकि मैं इसको 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट को लिखूंगा, पावर है -3, तो ये हो गया 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड, और उसके ऊपर पावर -3 है, सेकेंड सेकेंड कट गया, 1 अपॉन 60 की पावर -3 है, जो एक्सपोनेंशियल का यूज करके 60 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन 60 की पावर -3, जो कि 10 और 10 तो कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 6 इंटू 60 की पावर 3 हो गया, जो किसके बराबर हो जाएगा 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है, और ये इंटू 10 टू द पावर 9, तो आंसर आ गया 2.16 इंटू 10 टू द पावर 11। अब कौन सी यूनिट इसको दोगे बेटा, पावर की तो यूनिट देनी है, पर इस सिस्टम में मुझे पावर की यूनिट मालूम नहीं है, तो मैं आगे लिख दूंगा न्यू यूनिट ऑफ पावर लिख दूंगा, न्यू यूनिट ऑफ पावर लिख दूंगा, ठीक है ना, इसलिए जो है न्यू यूनिट ऑफ पावर लिख दूंगा मैं इसके अंदर। अगली क्लास में और इस तरह के 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अंदर एक पिछली बार का या रिवीजन करते हैं। डायमेंशनली चेक करके बताओ कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। एक होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड, याद रखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड, आप डायमेंशंस में ही लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड, इसकी जो डायमेंशन होती है वो लेंथ अपॉन टाइम होती है, विच इज इक्वल टू LT-1। ये डिस्टेंस देख करके थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर nth सेकेंड का मतलब आखिरी का जो 1 सेकेंड होगा उसके अंदर आखिरी के 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ऑब्वियसली वो वेलोसिटी तो निकल करके आएगा, तो वो LT-1 से। हाँ, अगर सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता तो L होता, पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड है, 10th सेकेंड। अगर कोई बोलता है 10th सेकेंड, तो 10th सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। ये 10th सेकेंड का डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, पहले आप 10 सेकेंड का डिस्टेंस निकालो और उसमें से माइनस कर दो 9 सेकेंड का डिस्टेंस, तो ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपका 10th सेकेंड में डिस्टेंस आया। अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड निकालना है nth सेकेंड में, तो n सेकेंड्स में जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और n-1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो इसको बता दो। फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², अगर एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही है तो। यहां पर मैंने n सेकेंड का लिखा, un प्लस हाफ a n² लिखा। ये मैं आपको डिटेल में काइनेमेटिक्स में बताऊंगा, यहां नहीं बता रहा, यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि इस डायमेंशन में जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछले वाले टॉपिक, पिछली बार जब मैंने कहा था चेक करने वाला, तो उसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n-1 सेकेंड में कितना होगा, u टाइम की जगह क्या लिख दूंगा, n-1 प्लस हाफ a n²। बेटा ये 1 क्या है, नंबर नहीं है, 1 सेकेंड है। n-1 का मतलब n सेकेंड में से 1 सेकेंड माइनस कर दिया, तो इस 1 को नंबर मत समझ लेना, ये 1 को जो है सेकेंड वाला समझना। तो ये सॉल्व करने के बाद काइनेमेटिक जब आएगी तब बताऊंगा, ये प्रूफ हमारे कोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर डायमेंशंस का पार्ट नहीं है ये। अभी हम लोग डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, और ये आता है u प्लस a/2 2n माइनस
1 आता है। n क्या है? टाइम है। 1 क्या है? टाइम है। तो मैं जब बोलता हूं कि 2n की डायमेंशन क्या होगी, कितनी होगी? कई लोग तो 2t लिख देते हैं। क्यों 2t भाई? 2n का मतलब टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम की डायमेंशन आएगी। आगे वो बेचारे 1 करने लगते हैं माइनस। वो सोचते हैं t में से 1 कैसे माइनस हो सकता है। ये 1 टाइम है, इसलिए 1 की जगह मैंने क्या लिखा? t। और t माइनस टी 0 नहीं, t माइनस टी इज इक्वल टू t के बराबर होगा। ये ध्यान रखना। अब यहां पर एग्जाम में आया चेक द एक्यूरेसी, चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला, और लिख दिया u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये गिवन होगा। जिसको एसएन की डायमेंशन नहीं मालूम वो गलत कर देगा, क्योंकि ये तो मैंने एक्स्ट्रा वैसे ही बता दिया आपको। अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है कॉपी में, ये जनरल नॉलेज की चीज है जो काइनेमेटिक्स में हम पूरा प्रूफ करेंगे इसका। एस एन एलएचएस की जो डायमेंशन है एस एन इज इक्वल टू किसके बराबर है? एल टी माइनस 1। मैंने अभी बताया एन सेकेंड में जो डायमेंशन लिखेंगे एल टी माइनस 1 लिखेंगे। अब मैं आरएचएस पे आता हूं। u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। u इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? l t माइनस 1 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन कितना होता है? l t माइनस 2। डिवाइड करोगे तब भी एक्सेलरेशन ही लेना है, क्योंकि एक्सेलरेशन का आधा करोगे तो भी एक्सेलरेशन है। 2n की डायमेंशन क्या लिखोगे? t। 1 की डायमेंशन क्या लिखोगे? t लिखोगे। इज इक्वल टू हो गया l t माइनस 1 एक हो गया, प्लस या 2 नहीं लिख रहा, डिवाइडेड बाई 2 क्या निकल के आना है? l t माइनस 2 निकलेगा, और ये एक t निकलेगा, और ये इज इक्वल टू हो गया l t माइनस 1 और प्लस l t माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, और इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? l t माइनस 1 के बराबर हो गया। ठीक है ना? और मैं बोलूंगा डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS है, देयरफॉर इट इज डायमेंशनली करेक्ट निकल कर गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये देते हैं क्योंकि बच्चे एक तो 1 में कंफ्यूज होते हैं, t माइनस टी में कंफ्यूज होते हैं, t नहीं लिखते, और एसएन की डायमेंशन में कंफ्यूज होते हैं, और उनका ये आंसर गलत निकल के आता है। टीचर्स को पता है कि बच्चों ने जिसने नहीं कर रखा वो गलत करेंगे, और वो क्वेश्चन वो अपने हाफ ईयरली एग्जाम या फर्स्ट टर्म में तो जरूर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बस आज की क्लास में यहां पर ओवर कर रहा हूं। आपको पहली क्लास के बाद ही दूसरी क्लास का पढ़ना है, तभी समझ में आएगा। पहली दूसरी पढ़ोगे तब तीसरी क्लास का समझ में आएगा। फिजिक्स कंटिन्यूटी में चल रही होती है, तो इसलिए कोई लेक्चर मिस नहीं करना है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा ही चैप्टर, और क्या कहते हैं, आप जो है मेरा नंबर भी उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है। कोई परेशानी होती है तो आप मेरे को फोन करके पूछ लो, और क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे या तो क्वेश्चन भेज दो, और मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। अपना नाम जरूर लिख देना जब आप व्हाट्सएप करते हो, तो मेरे को जो है आसानी होगी। मैं फोन करके आपको वो क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। अभी मैं असाइनमेंट दूंगा, लेकिन पहले मैं डायमेंशन और एरर खत्म कर दूंगा। एरर थोड़ा बोरिंग है इसलिए, और डायमेंशन थोड़ा इजी है। एग्जाम में डायमेंशन के ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एरर के थोड़े क्वेश्चंस कम आते हैं। लेकिन चाहे बोरिंग भी हो, हमने तो पढ़ना ही है। कम भी आते होंगे तो भी हमने पढ़ने, क्योंकि हमारा टारगेट 70 में से 70 मार्क्स लाने का है। ये नहीं कि हमने 70 में से 30, 40, 50 मार्क्स लेकर के आ रहे। इसलिए एरर्स भी चाहे बोरिंग है, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बोरिंग क्या मतलब, वो मैथ्स वाला पार्ट उसके अंदर ज्यादा है, फिजिक्स वाला कम है, इस तरह से बोरिंग है। वैसे बोरिंग नहीं है, और फिजिक्स वाले पार्ट की वजह से मैं बोल रहा हूं। हालांकि उसके अंदर भी थोड़ी बहुत फिजिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स उसके अंदर ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। ऑल द बेस्ट।